हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा पॉडकास्ट टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि कल मेरा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर जॉर्ज थॉमस का नाम नहीं लिया जाए तो ये कहना असंभव है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला था, मराठों का भड़ाइती सेनापति इसे हम कह सकते थे, क्योंकि इसने उदयपुर, जयपुर तथा बीकानेर पर भी आक्रमण किया। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था सन 1800 ईस्वी में। विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक लिखी थी। साथ में इसे जहाज फिरंगी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की। स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स टॉड 1818 ईस्वी में इन्हें पश्चिमी राजपूत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी इसके वो राज्य थे। इनके गुरु यति ज्ञानचंद रहे। इसने अपनी बुक में राजस्थान व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, वो भी सन 1829 ईस्वी में। इनके द्वारा लिखी गई बुक्स थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसे हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। इनकी दूसरी बुक का नाम ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया था। राजस्थान इतिहास का जनक एवं ये घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 ईस्वी में हुई और इसे अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई। राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने किया था। अब हम आगे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ उस टाइम के प्रमुख राजवंश आते थे, जिसमें पहला चौहान, दूसरा परमार, प्रतिहार, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़ और कछवाहा वंश। तो आज हम बात करते हैं चौहानों के इतिहास के बारे में। इनकी उत्पत्ति कैसी हुई। अग्निवंशी। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ में अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। उनमें पहली चौहान, दूसरी चालुक्य जिन्हें हम सोलंकी कह सकते हैं, तीसरा परमार, चौथा प्रतिहार। कालांतर में मुणोत नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्रण ने इस सिद्धांत का भी समर्थन किया है। अब बात करते हैं सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी में पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, इन सभी के अनुसार ये लोग सूर्यवंशी हुआ करते थे। चंद्रवंशी। हांसी अभिलेख हरियाणा व अंचलेश्वर मंदिर अभिलेख इन्हें चंद्रवंशी कहा करता है। ब्राह्मण। बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावर्ती अभिलेख, कायम रासो, दशरथ शर्मा, द अर्ली चौहान डायनेस्टी एंड गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख इन्हें इंद्र के वंशज भी बताता है। तो अब बात करते हैं हम बिजोलिया अभिलेख के बारे में, जो कि 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा में प्राप्त हुआ। दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। इस अभिलेख के अनुसार चौहान वंश गोत्रीय ब्राह्मण है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। सोमेश्वर ने मंदिर को रेवड़ा नामक गांव दान में दिया था। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर की मिलती है। इस अभिलेख से शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की भी जानकारी मिलती है, जैसे वर्तमान नाम बिजोलिया, जिसका प्राचीन नाम विजयावली था। ऊपरमाल, जिसे उत्तर मादरी कहते थे। नागदा, जिसे नागहद्र कहते थे। मांडलगढ़ मंडलकर हो गया। सांभर साकंभरी था। नागौर अहिछत्रपुर हुआ करता था। नाडोल नड्डूल हुआ करता था। भीनमाल श्रीमाल हुआ करता था। दिल्ली ढिल्लिका हुई करती थी और जालोर को जाबालीपुर कहा करते थे। इस अभिलेख से प्रशासनिक विभाजन की भी जानकारी मिलती है। देश, पतन, पुर, पल्ली, ग्राम। इसके रचनाकार गुणभद्र रहे, लेखक इसमें केशव रहे और इसके उत्कीर्णक गोविंद रहे। अब बात करते हैं चौहानों का उत्पत्ति स्थल। सपाद लक्ष्य। सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र सपाद लक्ष्य कहलाता था। इतिहासकार रामकरण आसोपा के अनुसार प्रारंभ में चौहान सांबर झील के चारों ओर रहते थे, जिनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। फिर इन्होंने चौहान की रियासतों के बारे में बताया कि इनकी पहली रियासत सांभर व अजमेर रही, फिर रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही,
बूंदी, कोटा। अब बात करते हैं सांभर अजमेर के चौहानों के इतिहास के बारे में। सबसे पहले वहाँ चौहान राजा हुए वासुदेव। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव ने 551 ईस्वी में सांभर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी के अनुसार इसने सांभर झील का भी निर्माण करवाया था। गुहक प्रथम चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय भीनमाल ने इसे वीर की उपाधि दी थी। कालांतर में इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया। इस प्रकार यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। गुहक ने हरस्नान मंदिर का निर्माण करवाया था जो चौहानों के इष्ट देव थे। उनके बाद आए चंदन राज। इनकी रानी आत्मप्रभा रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। यह यौगिक क्रिया में भी निपुण थी। फिर आते हैं वाकपति राज। यह 108 युद्धों का विजेता था। इसके बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की थी। विग्रहराज द्वितीय गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया तथा बड़ौच गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का भी मंदिर इन्होंने बनवाया। इसके बाद आते हैं गोविंद तृतीय। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया था। उपाधि वैरीघट पृथ्वीराज विजय के अनुसार। उसके बाद आए अजय राज जिनका शासन 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक रहा। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की तथा अजमेर में किले का निर्माण करवाया। इसने गर्जन मातंग गजनी के राजा को हराया। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया। इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। इसने अपनी रानी सोमल देवी सोमलेखा के नाम से चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। ये सिक्के अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। अपने अंतिम समय में इसने अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंप दिया था तथा स्वयं सन्यासी बन गया था। अब आते हैं अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। 1135 ईस्वी में इसने तुर्कों को हराया था तथा युद्ध स्थल पर आना सागर झील का भी निर्माण करवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया तथा जय सिंह सिद्धराज अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इनसे कर देता है। यह गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया तथा इसने अपनी राजकुमारी जाहलण देवी का विवाह कुमारपाल से करवाया। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश में मिलता है। इसने खरतरगच्छ जैन संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया। जैन विद्वान देवबोध धर्मघोष इसके पुत्र जग्गदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। इसने अजय मेरू में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़ बीठली कहते हैं। यह तारागढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अर्णोराज की 2 पत्नियां थीं, सुधवा और कांचन देवी। सुधवा के 2 पुत्र हुए, एक जग्गदेव दूसरा विग्रहराज चतुर्थ। जग्गदेव का पुत्र का हुआ पृथ्वीराज द्वितीय जबकि विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र हुए अपर गांगे और नागार्जुन। उधर कांचन देवी जो कि गुजरात की राजकुमारी इनकी पत्नी थी, उनका पुत्र हुआ सोमेश्वर। सोमेश्वर के फिर 2 पुत्र हुए, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र हुआ जिसका नाम था गोविंदराज। राजा जगदेव 1155 से 1158 ईस्वी इनका राज रहा। इन्हीं के भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इन्हें हरा दिया था। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार इसका शासनकाल अजमेर चौहानों का स्वर्णकाल था। इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया था तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया था। यह जानकारी बिचौलिया अभिलेख से मिलती है। इसने गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को हराया। इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था सोमदेव के ललित विग्रह राज के अनुसार। इसने बीसलपुर टोंक की स्थापना की। यहाँ पर तालाब तथा गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में सरस्वती कर्णभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हरकेली विग्रहराज चतुर्थ व ललित विग्रहराज सोमदेव की पंक्तियाँ लिखवाई गई हैं। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर मस्जिद में बदल दिया जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। इस मस्जिद के पास पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स मेला भी मनाया जाता है।
धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी गई। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था। भारवी के किरातार्जुनीयम पर आधारित है। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। यह अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के ठीक नीचे लिखा गया है। उपाधियाँ, इन्हें बीसल देव कहा गया। कवि बंधु पृथ्वीराज विजय के अनुसार और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें जयानक भट्ट ने यह उपाधि दी। विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा था। किल्लर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा भवभूति से की थी। नरपति नाहल ने विसलदेव रासो नामक पुस्तक गोठवाड़ी में लिखी। यह मारवाड़ी की उपबोली जो बाली पाली से आहोर जावलोर के बीच में बोली जाती है। दरबारी विद्वान सोमदेव, ललित विग्रहराज। इस पुस्तक में विग्रहराज व देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। इस पुस्तक के अनुसार इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। अब बात करते हैं अपर गाग्य की। विग्रहराज चतुर्थ का बेटा, इससे जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने हरा दिया था। उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासन में आए। 1167 ईस्वी के हाँसी अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज द्वितीय ने हाँसी में मिले महल का निर्माण करवाया था तथा यहाँ अपने मामा गुहिल किल्लर की नियुक्ति की थी। इस अभिलेख के अनुसार चौहान चंद्रवंशी हैं। 1168 ईस्वी में रूठी रानी मंदिर के ढोड़ भीलवाला अभिलेख के अनुसार इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। इस अभिलेख में इसकी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया है। इसने मेनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। सोमेश्वर, इसका अधिकांश समय गुजरात में बीता था। इसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। रानी कपूरी देवी चेदी के राजा अचलराज कलचूरी की राजकुमारी इनकी पत्नी रही। इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा इसने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई गई। इसने अजमेर में अपनी तथा अपने पिता अर्णोराज की भी मूर्तियां लगवाई। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। इनके पिता सोमेश्वर, माता कपूरी देवी संरक्षिका। यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। इनके प्रमुख मंत्रियों में केमास, भुवनमल, स्कंद, बामन, सौड आदि रहे। इसने अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गांगे के विद्रोह को दबाया था। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बना रखा था। 1182 ईस्वी में मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में भंडारक जनजाति के विद्रोह को इसने दबाया। जिनपति सूर्य की पुस्तकों में से ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। भंडारक जनजाति पंजाब के सतलज क्षेत्र से आकर गुरुग्राम, हिसार क्षेत्रों में आकर रहने लग गई थी। महोबा का युद्ध, जिसे हम तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, 1182 ईस्वी। परमादर्दी देव चंदेल वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय। महोबा एमपी। कारण, परमादी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई तथा उसने पंजुन राय के महोबा का प्रशासक बनाया। परमादी देव के सेनापति आला व उदल थे। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस भीम द्वितीय चालुक्य, गुजरात। इनके युद्ध का कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चौहानों तथा चालुक्य के लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों आबू की परमार राजकुमारियां इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। चौहान और गहड़वाल विवाद, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस जयचंद कन्नौज। इसका कारण था कि दिल्ली का उत्तराधिकार। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमादी देव चंदेल की सहायता कर रहा था। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है अपनी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी गजनी। कारण, गौरी ने तबर हिंद भटिंडा पर अधिकार कर लिया था। चौहानों तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। पृथ्वीराज तृतीय युद्ध जीत गया। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज वर्सेस गौरी। इसमें विजय गौरी की हुई। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया तथा उसे मार दिया गया। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया था। हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर के हिसाब से। पृथ्वीराज चौहान के हार का कारण पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी राज्यों के साथ मतभेद थे, अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की।
तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की सेना गौरी के मुकाबले बहुत कम थी तथा इसके अधिकतर सेनापति अन्य सीमाओं पर व्यस्त थे। गौरी एक अच्छा सेनापति था तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया। तुर्क सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का उपयोग किया था। तराइन के इस युद्ध का क्या महत्व रहा तथा इससे क्या प्रभाव पड़े? पृथ्वीराज की हार के बाद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई थी तथा पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में विदेशी शासन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है जो 1947 ईस्वी तक चलता रहा। तुर्क शासन की स्थापना के कारण भारतीय कला व संस्कृति पर कई सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखे गए। सकारात्मक प्रभाव: भारत में इंडो इस्लामिक नामक सांझी संस्कृति का उदय हुआ जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला आदि पर दिखाई दिए। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। नकारात्मक प्रभाव: तुर्क आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों तथा बौद्ध मठों को तोड़ दिया जिससे कला व संस्कृति का पतन हुआ। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत में लगभग समाप्त हो गई। तुर्कों ने विद्या केंद्रों को नष्ट कर दिया जिससे शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ। पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ: कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। मंत्री पदम नाम को रखा गया था। पिथौरागढ़ किला दिल्ली का निर्माण करवाया। इनके दरबारी जो में विद्वान थे उनमें चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, जयानक जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, बागेश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप व आसादर थे। इनकी उपाधि राय पिथौरा व दल पुंगल की थी। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन अगर हम करें तो पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह आरोप सही नहीं है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था, अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना तथा माफ़ी मांगने पर दुश्मनों को छोड़ देना उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श हुआ करते थे तथा पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उसके महत्व को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गोविंदराज: इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अतः इसके चाचा हरिराज ने इसे हटा दिया। यह रणथंबोर चला गया तथा वहाँ इसने चौहान राज्य की स्थापना की। हरिराज: इसने अपने सेनापति चतर राज्य को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन इसे हार का सामना करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया तथा उसने हरिराज को हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। हरिराज ने आत्महत्या कर ली तथा अजमेर पद पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। इसमें हमने आज पढ़ा सांभर व अजमेर के चौहान वंशों का इतिहास। आगे जो पॉडकास्ट आएगा उसमें हम रणथंभौर और उसके आगे के चौहानों का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और मैं ऐसी अच्छी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा राजस्थान के इतिहास के बारे में। बस आपको मेरा साथ ऐसे ही बना के रखना है और अगर आपको ये वीडियो ऑडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट तक ये वीडियो सुनने के लिए मैं हर बार आपका थैंक यू बोलता हूँ। आज भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।